हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विथ वीरू में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर था वो कल कंप्लीट हो गया था। और आज मैं आपके लिए जो MCQ है, हम जो उस चैप्टर के पूरे जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हमें वो चैप्टर है वो कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और टेक्निकल हेल्पर या टेक्निकल से संबंधित जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बिना देरी के तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। अब बता दो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण की अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और आपसे पूछ ले कि इसका सिद्धांत किसने दिया था अन्योन्य प्रेरण का, तो फेराडे। फेराडे जो वैज्ञानिक थे, फेराडे। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बताया था, अन्योन्य प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा कि ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट से संयोजित कराया जाता है वह क्या कहलाती है। यानी कि ये जो हमारा जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, इसमें दो वाइंडिंग होती है। जैसे कि एक वाइंडिंग है हो गई, एक वाइंडिंग इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पे जो इनपुट जोड़ा जाता है ये होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये यहाँ पे लोड जोड़ा जाता है ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये पूछ रहे हैं कि इनपुट जो जोड़ा जाता है वो कौन सी वाइंडिंग होती है। तो इनपुट हम किस वाइंडिंग पे जोड़ते हैं? इनपुट हम प्राइमरी वाइंडिंग पे जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो हम इनपुट स्रोत को किससे संयोजित करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा, ट्रांसफॉर्मर वो कौन सी धारा पर काम करता है। इसके ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ हो गया AC। ठीक है, दिष्ट धारा यानी DC। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर आपको पता है कि DC पर काम नहीं करता है, AC पर ही काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो कौन सी धारा पर काम करता है? प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है वो कितनी होती है? 70 से 78%, 50%, 50 से 80%, या 90 से 98%। तो इसका मैंने आपको करवा रखा है सब कुछ। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90 से 98% होती है। मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा जो पहला वीडियो ट्रांसफार्मर का, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया 90 से 98% होती है ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब आप बोलोगे 100% क्यों नहीं होती? क्योंकि ट्रांसफार्मर में जब वाइंडिंग होती है उसमें जब सप्लाई जाती है, ठीक है, सप्लाई जाती है तो ये क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको लॉस करते हैं, जिससे कि ट्रांसफार्मर है वो उसकी जो दक्षता है वो 100% नहीं मानी जाती, 90 से 98% मानी जाती है। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो आपको बताना है 90 से 98%। ठीक है, यानी 90 से 98% तक ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 98%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ट्रांसफार्मर की जो करोड़ है वो किसकी बनी होती है। ऑप्शन है पहला लोहे की, दूसरा एल्यूमिनियम की, तीसरा सिलिकॉन स्टील की, चौथा चुंबक की। जो मैंने आपको सभी कुछ करवा रखा है भाई, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था जैसे ट्रांसफार्मर की कोड है तो इस करोड़ की बात कर रहा है, तो जैसे कि ये ट्रांसफार्मर हो गया। और जैसे इसकी वाइंडिंग होती है वो उसकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या होता है। तो जैसे कि ये होता है इसके अंदर, ठीक है, ये जो करोड़ हैं ये इस तरीके से होती है उनके अंदर। तो ये पूछ रहा है कि ये जो करोड़ होती हैं ये, ठीक है, ये किसकी बनी होती है। तो ये देखो भाई, न तो लोहे की बनी होती है, न ही एल्यूमिनियम की बनी होती है, न ही चुंबक की बनी होती है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो ये जो करोड़ होती है आपकी, ये सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफार्मर की जो करोड़ है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है
सिक्स नंबर का कि जो ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर, यानी जो इनपुट वोल्टेज है, हमारे इनपुट वोल्टेज है उनको क्या कर रहा है, कम, और आउटपुट वोल्टेज पर कम करके आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, क्या कहलाता है। अब आप समझे नहीं होंगे किस क्वेश्चन को, कि ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को घट कम करके आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, वो आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, तो वो आपका ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा, वो होगा आपका अपचायक। ठीक है, इसका आंसर होगा अपचायक। अब मैं बता देता हूँ, अपचायक उपचायक दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये उच्चायक जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसको बोलते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो अपचायक ट्रांसफॉर्मर है इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है और स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है जो वोल्टेज है उसको कम करता है, आउटपुट में वोल्टेज को कम करता है। तो अभी मैंने बताया था आपको, अपचायक यानी कि स्टेप डाउन है, वो क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, कम कर देता है वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा देखो, आप इससे ये चीज समझ सकते हैं कि हमने जो पढ़े हैं क्लास, ये सारे क्वेश्चन उसी के अंदर दिए हुए हैं। हमने जो 4 या 5 क्लास हमारी, उनके अंदर ये सारे टॉपिक हैं, सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ब्रीदर, कंजर्वेटर, आर्मेचर, करोड़। तो आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर आर्मेचर जो है वो नहीं होता है। बाकी जो ब्रीदर है ये आपको पता है ऑक्सीजन है उसकी नमी को सोखता है। कंजर्वेटर ये जो है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर वाला भाग होता है। और करोड़ वो आपको पता ही कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, भाग नहीं है ऐसा पूछा है, तो आर्मेचर इसका ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसका सूत्र क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे इसका सूत्र की अगर बात करें तो इसका सूत्र ऐसा भी होता है, नीटा, ये एन नहीं है, एन नहीं है, ये है नीटा है। नीटा बराबर क्या होता है, नीटा बराबर होता है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट बट्टे इनपुट इंटू 100, यानी आउटपुट और इनपुट फिर इसके गुणा में 100 लगा देंगे, 100 होगा, तो इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है। और वैसे अगर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दे रखा है आउटपुट बट्टे इनपुट इंटू 100, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे दक्षता का मैंने बताया, दक्षता को नीटा बोलते हैं, यानी एन यानी क्या होता है, दक्षता होती है। तो नीटा बराबर आउटपुट बट्टे इनपुट यानी 100, या फिर ऐसे पूछे तो ये हो गया आउटपुट इंटू इनपुट गुणा 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखो कि ट्रांसफॉर्मर में जो भंवर धारा हानि होती है उसको रोकने के उपाय। ठीक है, अब रोकने के उपाय मैंने आपको बताए थे कि ट्रांसफॉर्मर में जो भंवर धारा उसको क्या बोलते हैं। जो हमारी ट्रांसफॉर्मर में हानियां बताई थी मैंने, हमारा जो लास्ट का जो वीडियो है कल वाला, उसी के अंदर मैंने ट्रांसफॉर्मर हानियों के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में दो हानियां होती हैं, एक तो होती है लोहे हानि और दूसरी होती है उसके अंदर ताम्र हानि। ठीक है, लोहे हानि और एक होती है ताम्र हानि। तो जो लोहे हानि होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भंवर धारा हानि। ठीक है, कौन सी होती है, भंवर धारा हानि, और दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। ठीक है, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस हानि। ठीक है, तो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर की क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भंवर धारा को रोकने के उपाय। तो भंवर धारा को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेटेड का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे लेमिनेटेड का अर्थ होता है कि उनको क्या कर देते हैं हम, वाइंडिंग के जो कॉपर के जो वायर होते हैं वाइंडिंग वाले, उन पर वार्निश या पॉलिश होती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, धारा का खपत कम होती है, पावर की खपत कम होती है। इसलिए भंवर धारा हानि को, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि भंवर धारा हानि को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो वाइंडिंग को क्या करना चाहिए, लेमिनेटेड कर देना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है कि ट्रांसफार्मर में कौन से संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता हमें नहीं होती है। देखो मैंने ये भी करवा रखा है, सब कुछ A to Z करवा रखा है आपको। न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता कौन से संयोजन में नहीं होती, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टार संयोजन, एक होता है डेल्टा संयोजन। ठीक है, स्टार और डेल्टा संयोजन। स्टार संयोजन की बात करें तो किस प्रकार से होता है, स्टार संयोजन होता है इस प्रकार से, उसका डायग्राम बनता है। डेल्टा का किस प्रकार से बनता है, डेल्टा का इस तरीके से बनता है।
ठीक है। अगर वैसे इसकी बात की जाए तो वैसे इनका संयोजन होता है इस प्रकार से, देखो मैं बताता हूँ आपको। इस प्रकार से इनका संयोजन बनता है, इस प्रकार से बनेगा, देखो डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके से बनता है इसका संयोजन, स्टार का इस तरीके से बनता है। ये जैसे वायर है हमारे ये, ठीक है। और एक इस तरीके से हो गया, ठीक है। और एक, यानी कि इनके लपेटे तो आप किसी भी तरफ कर सकते हो। और यहाँ पे इनको नाम दे सकते हो RYB, ठीक है। और ये RYB, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है, N। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके कनेक्शन में मैंने आपको समझा रखा है सब कुछ। तो आप यहाँ से, ये कौन सा कनेक्शन है, ये कनेक्शन है आपका स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन है। और ये है आपका डेल्टा, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता किस में पड़ी, इसमें पड़ी। ये कौन सा संयोजन है, स्टार संयोजन है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि किस संयोजन में न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टार संयोजन में आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिलिका जेल है वो कहाँ भरा होता है, तो ब्रीदर में ही भरा होता है। जिस ट्रांसफार्मर के साइड में एक ऐसी लगी होती है उसमें भरा हुआ होता है। ये होती है इस तरीके से, इसमें क्रिस्टल चीनी के दाने के समान क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, इतने इतने। जिसका वर्क क्या होता है, इसका कार्य होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो नमी जाती है उसको सोखने का काम करती है, ठीक है। और नमी सोखने के बाद इसका कलर वैसे होता है, सफ़ेद रंग का कलर होता है इसका, सफ़ेद वाइट रंग का कलर होता है। नमी सोखने के पश्चात इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है इसका कलर, इसका कलर, ठीक है, कैसा हो जाता है, गुलाबी। नमी सोखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद में गुलाबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्या कि एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। A to Z में आपको बता रहा हूँ, सब कुछ आपको करवाया हुआ है, आप जाकर एक बार चेक तो कीजिए। हमारे जो पिछले लास्ट वाले वीडियो उनमें सब में करवा रखा है। जो एक वाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर। बता देता हूँ आपको, प्रूफ के साथ में सब कुछ डिटेल के साथ में बताएंगे जनाब, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर जैसे ये हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये जो कोर होती है और इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो सिर्फ ओनली एक ही होती है। जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। सबसे बड़ी खास बात इसकी एक ही है कि इसके अंदर वाइंडिंग है वो एक ही होती है। बाकी ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। बट इसके अंदर एक ही वाइंडिंग होती है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों का काम करती है। अगर इसके बारे में और भी डिटेल से जानना है तो हमारी जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियो है, उनको ट्रांसफार्मर वाली को देखें, वहाँ पे आपको 101% समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किस में की जाती है। ये भी हमने करवा रखा है, KVA, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो तीनों का ही बता देता हूँ एक बार। देखो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं उनको मैं पूरे डिटेल के साथ में आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे MTS हो, DRDO MTS हो, या फिर आप टेक्नीशियन LP हो, ठीक है, या फिर जलदाय विभाग वाले के अंदर थ्योरी पूछ रखा है वहाँ पे हो, यानी कि, या फिर ITI के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर उनके इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होती है। KW का अर्थ क्या क्या है यहाँ पे, KW का अर्थ है कि किलो वाट, क्या है यहाँ पे, किलो वाट, ठीक है। KVA का अर्थ है कि किलो, KVA का अर्थ है क्या है, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। और KA का क्या है, किलो एम्पियर, क्या है, किलो एम्पियर। तो जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है मैंने आपको बताया था वो होती है KVA के अंदर, कि क्या होती है, KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर आपकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो आपको पूछा जाएगा कि भाई ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापी जाती है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए KVA के अंदर,
ठीक है। तो दोस्तों आपसे यह उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ITI की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो थ्योरी जिसके अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूड की गई है उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको जितना हो सके उतना आसानी से सिखाना चाहूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो और इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रकार की मशीन है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर का आपको पता है एक तरीके से मशीन है, आदमी तो है नहीं। तो मतलब कि कौन से प्रकार की मशीन है। देखो मैं सच बताऊंगा, मैंने ये आपको बताया नहीं था इसका, ठीक है। और इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया ताकि कोई पॉइंट छूट जाए, कोई रह जाए तो वो आपका क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो हमारे लिए कोई वो झूठ वाली बात नहीं है, मैंने ये आपको करवाया नहीं होता तो क्वेश्चन के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो हम अब बात कर लेते हैं किस प्रकार की मशीन है। तो घूर्णन वाली नहीं, घूमने वाली थोड़ी। ट्रांसफॉर्मर घूमता थोड़ी है भाई कि यहाँ ट्रांसफॉर्मर हमने ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है ये ऐसे 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 घूमता है, ऐसे तो है नहीं, ठीक है। दूसरी बात कर ले चल, यानी ट्रांसफॉर्मर ऐसे तो नहीं, नहीं आज हमने यहाँ लगाया तो कल ये दूसरे खेत में जाके चला गया। स्थैतिक, स्थैतिक की बात करें तो देखो ये करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मर को जैसे हमने यहाँ जो दो पोल है इसके ऊपर एंगल लगाकर यहाँ पे मान लो ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है तो ये यहीं पे रहता है जब तक हम इसे चेंज नहीं करते। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक का अर्थ क्या है कि एक जगह स्थिर, ठीक है, एक जगह स्थिर रहने वाला। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक उपकरण है या मशीन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि ये देखो साहब हमने करवाया हुआ है कि करोड़ की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार का होता है। तो मैं आपको बिना सोचे समझे बता देता हूँ, 3 प्रकार का होता है। आपको डिटेल से जानना है तो डिटेल से बताऊंगा तो ये तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर आप कहोगे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। डिटेल से जानना है तो हमारे चैप्टर पढ़ाए हुए मैंने, इसके वीडियो अलग बने हुए हैं, 3-4 वीडियो हैं, वहाँ जाके देखें, वहाँ इसका पूरी डिटेल से आपको बताया गया। तो 3 प्रकार के कौन से होते हैं तो देखो मैं पहला बता देता हूँ। पहला होता है क्रोड टाइप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है हमारा सेल टाइप, ठीक है, और तीसरा जो है वो कौन सा होता है, वो बेरी टाइप। कौन सा होता है, बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये निकल के आएगा कि सबसे ज्यादा दक्षता कौन से ट्रांसफॉर्मर की होती है। तो आपको कौन सा बताना है, बेरी ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो है दक्षता सबसे ज्यादा होती है। तो आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट धारा। तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसमें आउटपुट धारा कौन सी होती है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज क्या होते हैं, घट जाते हैं। क्या होता है, वोल्टेज घट जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी गलत बता दिया। देखो ओ इसमें धारा पूछिए, वोल्टेज नहीं पूछिए। इसलिए जैसे कि वोल्टेज बढ़ेंगे, स्टेप अप का अर्थ क्या होगा कि वोल्टेज ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो क्या होगा, जो धारा है हमारी वो घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटती है, यानी कि वोल्टेज बढ़ा देगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो जिससे धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है कि यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेटे हो तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर हमारा ये होता है, इसके अंदर ये होती है और ये इसके अंदर जैसे वाइंडिंग होगी प्राइमरी और ये होगी इसके अंदर सेकेंडरी। तो ये बोल रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी से अधिक लपेटे हो, यानी प्राइमरी में लपेटे की संख्या क्या बता रही है, ज़्यादा बता रहा है, सेकेंडरी में ये कम बता रहा है। तो सेकेंडरी में अगर कम होगी तो आपको पता है कि क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या होगा, कम होगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा आपका, ये ट्रांसफार्मर होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको पता है यार क्या बढ़ेगा, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपको पता है वोल्टेज बढ़ेगी, क्या वोल्टेज बढ़ेगी, धारा बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, सभी। तो सभी तो बढ़ नहीं सकते, या तो वोल्टेज ही बढ़ेगा या धारा ही बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज अगर बढ़ेंगे तो धारा घटेगी, अगर धारा घटेगी तो वोल्टेज बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेंगे। तीसरा है कि कंजर्वेटर, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का पार्ट है, ट्रांसफार्मर के भाग हैं, ठीक है। और इसका हमने बना रखा है वीडियो,
इसका वीडियो हमने बना रखा, तो आप देख सकते हैं। बट वैसे आप शॉर्ट रूप में मैं आपको बता सकता हूँ क्या होता है कंजर्वेटर। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक ऐसा टैंक लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑयल भरा हुआ रहता है, और ये मेन जो आपका ट्रांसफार्मर होता है यहाँ पे उससे जुड़ा रहता है। और इसके अंदर जैसे मेन टैंक के अंदर अगर कम हो जाता है ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, तो इसके अंदर जो ऑयल भरा रहता है वो उसकी पूर्ति कर देता है। इसलिए कंजर्वेटर के अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर भरा रहता है ऑयल, ठीक है। वो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक और बता दूं आपको, ऊष्मा का और विद्युत का क्या होता है, अचालक या क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा उसका क्या होता है, कुचालक, कुचालक होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखो मैंने बता भी दिया था ये कि जो नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो नमी सोखने के बाद सिलिका जेल है उसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी, गुलाबी, ठीक है। इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि सिलिका जेल होती है वो ट्रांसफार्मर के बाहर लगी हुई होती है, और ऑक्सीकरण के कारण जो ये इस प्रकार से बनी हुई होती है। देखो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसके अंदर सफेद रंग के क्या होते हैं, सफेद रंग के, व्हाइट रंग के इसके अंदर चीनी के जो दाने होते हैं उसके समान इसके अंदर क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। जैसे ये नमी के संपर्क में आती है, यानी ऑक्सीजन ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, तो ये उसको सोख लेती है, और ये ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करती है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है, सफेद की जगह गुलाबी हो जाता है, ठीक है, गुलाबी हो जाता है। कई जगह आपको इसका रंग आसमानी सफ़ेद या फिर आसमानी देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।